तो एक बार फिर दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के सेशन में मेरे साथ हैं शुभम परदेसी। मैं इनका बहुत दिनों से वेट कर रहा था और एक ये अच्छे शेफ़ के साथ साथ अच्छे रैपर भी हैं, राइटर भी हैं और पोइट्री तो इनकी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जब ये लिखते हैं और जब ये बोलते हैं तो लोग सिर्फ इनको सुनते ही नहीं, दिल से महसूस करते हैं। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू भैया। कैसे स्टार्ट कर लिया कि ये इतने 3 काम कैसे एक साथ कर पा रहे हो कि तुम रैपिंग भी करते हो, तुम लिखते भी हो, तुम खाना भी अच्छा बनाते हो, कुक भी अच्छे हो, कैसे? नहीं, ये तो नाम का ही कमाल है। नाम ही शुभम है, मतलब ब्लेस्ड हूँ। हाँ। तो लिखना, शेफ तो एज अ प्रोफेशन हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। तो उसके बाद प्रोफेशन परस्यू कर लिया। और लिखना स्टार्ट एग्जैक्टली कब होता है हमको पता नहीं चलता। हम बहुत बहुत टाइप के ऐसे फेजेस रहते हैं लोगों के लाइफ में जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ खुश होते हैं तो लिखते हैं, कुछ दुखी होते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है कि दिल टूटा है तो लिख लेता हूँ, चल जाऊँगा। तो वैसा ही हुआ था कुछ। मतलब मैं ट्रेनिंग में था ताज सांता क्रूज में। इंटर्नशिप रहती है हमारी 6 महीने की। तो वहाँ पे ट्रेनिंग में रहता था। तो था मतलब अपने भी ऐसा ही वन साइडेड ऑलमोस्ट। और तभी फिर बैंड स्टैंड मन्नत के सामने ही, शाहरुख खान के बंगलों के सामने ही बैठ के डायरी होती थी मेरे पास, एक मेंटेन करता था। तो उसी डायरी में थोड़े बहुत 1-2 वन लाइनर्स, तब मुझे कुछ समझ नहीं थी, गज़ल, शेर, कुछ ग्रामर, कुछ भी समझ नहीं थी। बस ऐसे ही मतलब जो फीलिंग्स आते थे मन में, इमोशन रहते थे, वो हम पेन डाउन करते थे। और फिर वैसे ही लिखना मैं कहूँगा वहीं से स्टार्ट हुआ था। और एक मेरा बहुत बड़े इंस्पिरेशन एक होते थे कि जाकिर खान मैं बोलूँगा नहीं कि वो प्रॉपर पोएट्री करते हैं, बट उनका जो स्टोरी टेलिंग का एक मेथड है वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा क्यूरियस रहता था कि मतलब ये अपने ऑडियंस को पकड़ के कैसे रखते हैं। बिकॉज उनके जब शोज होते थे, हक से सिंगल नाम का एक शो था अमेजोन पे जब आया था, AIB के पहले, वो 1.5 घंटे का स्पेशल है। अच्छा। 1.5 घंटे वो पूरे बंदे ने अकेले पूरे ऑडियंस को ऑडिटोरियम में पकड़ के रखा था उनकी स्टोरी टेलिंग की वजह से। मैं क्यूरियस हो गया था कि मतलब इतने सारे लिंक्स को कैसे जोड़ना। और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन अपना भी हार्डली कितना होता है, 10 से 15 मिनट। सही बात है। 1.5 घंटा एक जगह पे बैठना बिना बोर हुए। तो वैसा मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ हूँ। और वो भी थोड़े बहुत शेर लिख देते थे। तो मुझे देख के ऐसा लगा कि, और तब तो बहुत मतलब 20, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2016-2017 की। तब तो ट्रेंड बन चुके थे जाकिर खान की, मतलब हक से सिंगल, सख्त लौंडा सख्त लौंडा वाला ट्रेंड बन चुका था। और फिर वहीं से स्टार्ट हुआ था सब। अच्छा। तो वो यहाँ से इंस्पायर हुआ, फिर लिखने लगा। फिर बाद में जाके मुझे अच्छे अच्छे शायरों के बारे में पता चला। मैं उनमें से नहीं हूँ जिसने गालिब, मीर, इनको बहुत पहले से मेरे साथ, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। मतलब स्कूल में रहोगे तब से आपको इंटरेस्ट था। मुझे ज़्यादा लिटरेचर में तब इंटरेस्ट नहीं था स्कूल के टाइम। जब कॉलेज में आया तब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे सब ये पता चलने लगा कि रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, बहर में कैसे लिखते हैं। तो वैसे ही कोशिश करते करते अभी भी कोशिश ही करता हूँ लिखने की। बट हाँ, बेसिकली वही है कि लिखना तभी स्टार्ट हुआ मतलब जब मैं अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाता था किसी से। बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। तो मैं था और मेरी डायरी थी। अच्छा। तो वैसे ही लिखते लिखते फिर दोस्तों ने पढ़ ली डायरी किसी दिन, तो बोले तू अच्छा लिखता है, लिखो। हाँ, लिखो। दोस्त ही थे जिन्होंने एनकरेज किया। ये एक बहुत कितनी अच्छी बात है। मुझे भी दोस्तों ने बोला था तुम लिखते अच्छा हो, हाँ, लिखना चालू करो। और अच्छा है, मतलब दोस्त जब इनकरेज करे और लोग जब आप आगे बढ़ते हो और लोग ही तारीफ करें, कितना अच्छा रहता है। शायरी और रैप में सबसे मतलब इंटरेस्ट तुम्हारा जॉनर कौन सा है, रैप या शायरी? रैप तो मैं बहुत, रैप में बोल सकता हूँ मैं स्कूल के टाइम था तब से सुनते आ रहा हूँ। अच्छा। हम सब मतलब इंडियन लोगों को रैप एक्चुअली क्या होता है वो हनी सिंह से पता चला होगा, बोहेमिया से पता चला होगा। हनी सिंह का वैसे रैप नहीं है पूरा, रैप और पॉप मिक्स है। बोहेमिया जो थे सबसे पहले वन ऑफ द ओजीज है। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया अराउंड 2013-2012, स्कूल कॉलेज में ही था तब, 10th पास हुआ था, तब मुझे डिवाइन, नेजी, इन दोनों के बारे में पता चला। तो ये मेरा बॉम्बे जब आया था डिवाइन का,
वो मैंने सुना था। फिर उसके बाद मेरे गली में आया था, और फिर मुझे पता चला कि इंडियन मतलब अपने हिंदी लैंग्वेज में इतना अच्छा रैप, और वो भी बिल्कुल स्ट्रीट्स की लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि कोई टफ वर्ड्स यूज हुए या फिर कुछ हुए है, वो लैंग्वेज जो लोगों तक हर गली गली तक पहुंच रही है। उसके पहले मैं सुनता था, एमिनेम को सुनता था, 50 सेंट्स को सुनता था, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट थे, टूपाक को सुना हूँ, अभी केंड्रिक लमार, उन सबको सुनता हूँ। बट रैपिंग का कुछ भी बोल लो, मतलब अगर आप इंग्लिश में सुन भी रहे हो, आपको रिलेट तभी होगा जब वो आपकी लैंग्वेज में हो या फिर आपकी मातृभाषा में हो। सही बात। तो डिवाइन ने वैसा स्टार्ट किया था मेरे गली में, हाँ, हाँ, बहुत फेमस हुआ था। हाँ। और लिखा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा बहुत अच्छी था। लाइंस लिखी हाँ, हुई है। उन्होंने उनका स्ट्रगल, उनका पूरा मतलब एनवायरनमेंट उस गाने में बता दिया था। तो रैप तो मैं तब से ही, मतलब ये कैप जो पहनता हूँ, बिन्नी, यस, बिन्नी बोलते हैं ना इसे? बीनी और स्नैपबैक, बिन्नी से, हाँ। स्नैपबैक। हाँ, तो ये मेरा पार्ट हमेशा रहता है, बिकॉज हिप हॉप ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। हाँ। मतलब अगर आप ध्यान से फोकस करोगे ना, हर किसी की लाइफ में हिप हॉप का जो कल्चर है ना, आपके आसपास होता है हमेशा। आपको बस पता नहीं होता है कि इसको हिप हॉप कहते हैं या ये कल्चर है। सही बात है। हिप हॉप का कल्चर ही वही है कि मतलब ग्राउंड से उठ के लोग ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर आ रहे हैं और साथ में सबको ले चल रहे हैं। ये कल्चर है हिप हॉप का। सही बात। अच्छा, तो बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। बहुत दिन के बाद तुम पकड़ में आए हो। एक रैप से स्टार्ट करते, सुनाओ कुछ बढ़िया सा रैप। अभी मेरा और जेनेक्स भैया है, उनका एक रैप कल ही रिलीज हुआ है, वार्तालाप नाम है उसका। जेनेक्स मतलब उनका नाम क्या है? अखिलेश मिश्रा। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत पहले से वो भी रैप सीन में, बहुत पहले से। उनके बहुत सारे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिखे। अच्छा। तो हमारा फॉर्चुनेटली ये मेरा पहला सॉन्ग है जो स्पॉटिफाई, यूट्यूब, सब मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है। तो वार्तालाप नाम है उसका। हम दोनों ने, हमको पता भी नहीं था कब डिसाइड हुआ, कैसे डिसाइड हुआ, ये बस हमने ऐसा कर लिया कि एक गाना करना है साथ में, दोनों ने वर्सेस लिख लिए, रिकॉर्ड हो गया। समय लगा उसको, बट बहुत अच्छा गाना बना। ठीक है। तो उसका एक लास्ट वर्स है, वो मैं पढ़ूंगा। हाँ। कि मुझे ना तो हल्के मिले, जो कमाई है तेरी वो तो है खर्चे मेरे, सर पे मेरे चढ़े जैसे ग्रीन का बुखार, और होमीज या खड़े सारे हल्के मेरे, डर से चर्चे मेरे होते जैसे मूवी हो डॉन, डर से मेरे पूछे तू है मूवी में कौन, हर गेम मेरा विन, डब्ल्यू विन मैं बैग दे दूँ तुझे LV लुई विटॉन। और इसका कोरस बहुत सही है। ये ख्वाबों की बात है जो जिंदा है अब भी उन यादों की बातें हैं, कुछ है ये अतीत की, कुछ मौजूदा ये बुनियादों की बातें हैं, ये ख्वाबों की बातें हैं। ख्वाबों की बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये रैप हमने उसी इस पे लिखा था, मैंने और जेनेक्स भैया ने, कि ये आपको समझ आ रहा है ये ख्वाबों की बातें हैं। तो हमने उसी इस पे लिखा था, और उसको वार्तालाप इसलिए नाम दिया क्योंकि वो हम कॉन्वर्जेशन जैसा ही है हमारे बीच में ऑलमोस्ट। शायरी में मैंने तुमको कई बार सुना है स्टेज पे, और लिखते बहुत अच्छा हो। तुम्हारा नॉलेज कितना, कैसे, मतलब पढ़ते हो, बुक्स वगैरह पढ़ते हो या सुन के हुआ ऐसा? जैसा मैंने कहा आपको कि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, और ये बात बोलने में मुझे कुछ शर्म भी नहीं आएगी कि मैं जैसे बोलता हूँ, लोग जैसे बोलते हैं कि पहले गालिब, मीर, इन सबको पढ़ना चाहिए, मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मेरा नॉलेज उतना डीप नहीं है जितना मेरे साथ ही कुछ लोग हैं, मेरे साथ ही दोस्त है शायर, बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छा। उन सब ने इन लोगों को पढ़ा है। मेरा पढ़ना वैसा शुरू नहीं हुआ था, मेरा यूट्यूब पे देख के, सुन के, मैं किताबों पे बाद में आया। फिर मुझे जॉन साहब के शेर पसंद आते थे, फराज साहब के शेर पसंद आते थे, मैंने इन लोगों को पहले सुना, मुझे तब थोड़ा रिलेट होने लगा इनका शेर। और फिर जब मुझे जैसे जैसे कुछ लफ्ज़ के मतलब समझने आने लगे, तब मैं फिर पुराने शायरों पे गया, गालिब, मीर, बिकॉज उनकी राइटिंग आप देखोगे ना, वर्ड्स जो यूज़ होते हैं उर्दू के, बहुत ही डीप, और बहुत ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आपको डिक्शनरी लेके ही बैठना पड़ता है। और तब मैंने जब उनको पढ़ा, तब बहुत बहुत ही ज़्यादा डीप राइटिंग है उनकी वैसी। तो हाँ, मतलब समझ मुझे तब आने लगी, मैं यूट्यूब पे जॉन इलिया साहब, अहमद फराज साहब, इनकी गज़लें सुनता था, पुराने जो मुशायरे हुए इनके, तो उनके गज़लों के वीडियो है 20-20 मिनट के, वो सुनता था, उनसे इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत लिखना भी स्टार्ट किया फिर। और फिर बहुत बहुत शायर है ऐसे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, मुनव्वर राना साहब है, राहत इंदौरी साहब है, वसीम बरेलवी साहब है। तो इन लोगों को देख के मैंने इंस्पिरेशन लिया कि लिखने का, तो सीखा इनसे हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। जो भी लिखता हूँ आज। लेटेस्ट कोई सुनाओ, कुछ लिखा है जो? लेटेस्ट ये एक है कि मिले खैरात में
पानी का एक कतरा नहीं लेते, मिले खैरात में पानी का एक कतरा नहीं लेते, हम अपनी जिद पे आ जाए तो फिर दरिया नहीं लेते। वाह वाह वाह। और इसका शेर पे आऊंगा सीधा कि ये था कि तुम्हारे जुल्म की हर एक कहानी याद है मुझको, तुम्हारे जुल्म की हर एक कहानी याद है मुझको, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम बदला नहीं लेते। वाह 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 वाह। तो बस ऐसा ही सीख सीख के लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। दिल टूटा है कई बार? एक बार कहूंगा, कई बार तो नहीं। अच्छा, एक दो बार हुआ है। तो अभी जैसे कि अब तुम इतना बढ़ रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो शख्स बैठ के कहीं ना कहीं तो देख रहा होगा। सपोर्ट करता था वो शख्स कि नहीं? राइटिंग पे सपोर्ट करता तो था। मतलब आप सोचो, अगर आपके बारे में कोई ऐसा कुछ बुरा बुरा लिख दे शायरी में, आप हमको तो बुरा तो लगेगा, बिल्कुल बुरा तो लगता था, उनको पता चलता था कि उनके बारे में लिखा है, बट फिर राइटिंग अच्छी है इसलिए सपोर्ट करते थे कि कुछ अलग कर रहा है। और बहुत मेजर हाथ है हार्ट ब्रेक का। बिल्कुल बिल्कुल मेरे इसमें। और सिर्फ लव का हार्ट ब्रेक नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो आपके साथ होती है। मतलब कभी कभी आपके जेब में इतने पैसे होते हैं कि आप 5 स्टार में आराम से बैठ के खाते हो, और कभी कभी इतने पैसे होते हैं कि बस एक वड़ा पाव ही आपको खा सके, उस पर आपको पूरा दिन चलाना होता है। सही बात। मैंने दोनों दिन देखे हैं ट्रेनिंग के समय। तो वैसे जो दिन होते थे ना, जब मेरे पास पैसे भी कम होते थे और एक वक्त का खाना खा के मैं गुजारा करता था, मुंबई में रहता था तब, तो तब रूम पे रहते थे हम लोग, 1 RK में 5 लोग मिलके रहते थे। और मुंबई रेंट बहुत था इसलिए। और फिर तभी मतलब वो हालात ऐसे थी कि मतलब आपको लिखने पे इंस्पायर उसी से होना पड़ता था। कभी कभी आपको लोगों से नहीं, आपके हालात से इंस्पायर होना पड़ता है। सही बात। तो वैसा मैंने स्टार्ट किया था। और रैप और शायरी में ये मेजर सिमिलैरिटीज़ यही है कि आप आपके आसपास का जो भी है उसका वर्णन करना चाहते हो। शायरी में आप दिल टूटा तो शायर बनते हो, ऐसा लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा। और रैप में आपके जो आसपास आप कर रहे हैं, हाँ, घट रहा है, उसको लोगों तक बताना चाहते हैं रैप के माध्यम से। करंट तुमने कुछ अभी शूट भी किया ना, बताया तो था तुमने। उससे पहले कोई एक और शायद शूट किया था ना तुमने, क्या था वो? अपने ही स्टूडियो में शूट हुआ था। यहीं पे शूट किया था। उसके थोड़े से याद है तुमको कुछ? नाम मेरा। हाँ सुनाओ। यस, वो भी अखिलेश भैया का बहुत अच्छा रैप है, जेनेक्स के भी का। आप लोग सुनिएगा स्पॉटिफाई पे जाके, नाम मेरा नाम है उसका। उसका ही मैंने एक ऐसा 1 मिनट फीचर वीडियो रहता है ना, इंस्टाग्राम पे बनाया था। वो था कि नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम देखो काम किए, शब्दों का मेला है और करे, जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे। ये कोरस था उसका। और वर्स था कि जंगलों का राजा मैं इस शहर का वजीर हूँ, जो मिटती नहीं हाथों से किस्मत की वो लकीर हूँ, उठती है कलम जब और लिखता हूँ मैं हाथों से, फिर आकर सभी कहते हैं मैं इश्क का असीर हूँ। लिखना जब शुरू किया तब गिने चुने ही सुनते थे, जानते थे मुझको तो सब बरसात में कुछ ही चलते थे, पर बड़ा मैं आगे खुद के दम पे, मेहनत ही करी बहुत कुछ फूल भी तेरा हो में, लेकिन जहमत ही मिली बहुत कोई रोक न पाया मुझको, कुछ दिखना मेरा जुनून बना, लिखने से थी पहचान मेरे, लिखने मेरा सुकून बना। जो लोग मुझे बोला करते थे क्या होगा काम तेरा, अब सुनते हैं मुझको तो फिर दोहराते हैं ये नाम मेरा। नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा। बहुत सही लिखा है, बहुत सही, बहुत अच्छा। वो कोरस सुन के ही मोटिवेशन, मतलब वो जिम वाला सॉन्ग है प्रॉपर, इतना सही लिखा है जेनेक्स भाई ने। क्या बात है, क्या बात। अच्छी चीज़ें हैं। लोग देखो, मैं जब पुणे आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग कैसे मिलेंगे यार, कैसे सर्च करूँगा अच्छे लोग कहाँ, लेकिन अच्छे लोग तो हैं, ढूंढने से कहते भगवान मिल जाते। तो अब तुम सब लोग, और अच्छी बात यह है कि इस सांवले शब्द के इस मतलब स्टूडियो में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छा लिख भी रहे, अच्छा कर भी रहे। और आगे का क्या इरादा है, क्या करने वाले हो, विज़न क्या है? विज़न तो मतलब अगर लिटरेचर पोइट्री के सीन में रहे तो यही है कि मतलब पोइट्री को आगे बढ़ाना है और लिटरेचर को आगे बढ़ाना है। पुणे का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, हमेशा अच्छे प्लेस, ड्रामाज, नाटक बहुत सालों से होते आ रहे हैं। सही बात। तो पोइट्री को मुझे लगता है कि पोइट्री भी होते आ रही है, बट कहीं ना कहीं ऐसा उसको एक मेजर पुश
नहीं मिल पाता किसी चीज़ों के कारण। नाटक, ड्रामास, प्लेज, मूवीज, थिएटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मैंने भी फील किया है। ये पुणे की बात नहीं है, हर सिटी की बात है, जो छोटे शहर हैं। वैसे पुणे छोटा शहर नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितनी कम्युनिटी रन कर रहे हैं, जितने लोग मतलब इस पोजीशन पे हैं कि अब वो कुछ कर सकते हैं, तो पोएट्री को उनको सबको मिल के बढ़ाना चाहिए। मुझे मेरा वही मतलब है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये पूरा तुम्हारा लिटरेचर जो है, ठीक, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यस, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको मिल के करो सब लोग। अभी आप देख लोगे ना, जब पोएट्स ऑफ पुणे स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले, 3 साल हो चुके हैं आपको, तब हार्डली कोई ओपन माइक होते थे, प्लेटफॉर्म होते थे। अब 3 साल बाद इतने ज्यादा ओपन माइक के प्लेटफॉर्म हो गए कि मतलब हर वीकेंड, सैटरडे, संडे, मतलब महीने के 8 दिन 8 अलग अलग ओपन माइक में परफॉर्म कर सकते हो। इतने ज्यादा, बहुत अच्छी बात है ये पुणे के लिए। अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लोगों को परफॉर्म करने मिल रहा है। बट मुझे फिर एक ही दिक्कत होती है कि हम सब कम्युनिटीज है अलग अलग टाइप के, तो हम सब एज अ कम्युनिटी, हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि पोएट्री को पुश करना, नए टैलेंट को पुश करना। कम्युनिटीज भले ही ज्यादा हो, कुछ कम्युनिटीज चले कुछ नहीं चले, बट हमारा मेजर गोल पोएट्री रहना चाहिए, पोएट्री से बढ़ के कुछ नहीं। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि, और एक चीज़ मैं ये भी सोचता हूँ कि आप अगर ओपन माइक या कोई कम्युनिटी ओपन करना चाहते हो, राइट, तो किसी को देख के मत करो। तुम्हें विदिन ऐसा है कि मुझे करना है और आगे सस्टेन करना। देखो, खोल सब लेते हैं, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मान के चलो, अगर मेरा एक मैसेज है जो लोग वाकई में ओपन कर रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में जितने पोएट्स हैं, शायर हैं, कवि हैं, जो लिखते हैं, उनको आगे आप स्टेज प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आप इसको सस्टेन करिए। टाइम लगता है चीज़ें करने में, लेकिन चलती जरूर है। आप दिल से करोगे तो चलती जरूर है। और मैं यही लोगों को बोलना है कि मतलब कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, पोएट्री के कम्युनिटी से उसको चलाना भी बहुत अच्छी बात है। बट ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पोएट्री का ट्रेडिशन सबसे ऊपर रहना चाहिए। कम्युनिटी आपकी बाद में आएगी। सही बात। कम्युनिटी भले ही अलग हो, हम सबका गोल और विजन एक ही है कि पोएट्री को आगे बढ़ाना है। लिखने का कोई तुम एक टाइम निकाल के रखते हो कि इस टाइम पे लिखेंगे, या कभी भी लिखते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखने जब पेन पेपर लेके बैठ जाओ तब लिखना नहीं होता। रैंडम टाइम्स पे गाड़ी पे चल रहा हूँ, नहा रहा हूँ, कभी वॉशरूम में, कभी बस सोया हूँ, जब यहाँ थॉट आ गया तब हो जाता है। रात को कभी उठ गया 2-3 बजे, तब लिखना है तो नोट डाउन कर देता हूँ तुरंत। अच्छा, फिर कंप्लीट होता है। ऐसा ही हर राइटिंग मेरी ऐसी ही हुई ऑलमोस्ट। अच्छा, पहला रैप याद है तुम्हें, जब तुमने सबसे पहला रैप किया था? याद है। सुनाओ। सुना तो नहीं सकता बिकॉज वो घोस्ट राइटिंग थी किसी रैपर के लिए। तो शुभ, तुमको अगर मैं इंस्टेंट कोई एक शब्द देता हूँ, उस पर रैप करके, चलो मैं देता हूँ प्यार पे सुनाओ मुझे। प्यार पे? हाँ। मैंने एक्चुअली एक लिखा है रैप, जो मैं सोच रहा हूँ अगला रिलीज करने के लिए। ये बहुत पहले लिखा हुआ रैप था। प्यार पे ही था। एक सॉन्ग आया था बीच में और नाम का, तू है कहाँ, ये वाला, उसका एक रैप वर्स था, तो उसी के सेम मीटर पे लिखा है मैंने कि वो करती बात और मैं सुनता रहता बात है उसकी, वो रहती चुप तो फिर सताए मुझको याद है उसकी, जो है वो साथ में तो ना किसी की परवाह मुझको, जैसे है दिन वो मेरा और मैं होता रात उसकी, जो आंखें भर के देखती वो मुझको इस तरह से, मैं उस तरह से शायद ही उसे निहार सकूं, जो दर्द सीने में बचा है लगता ये मेरी सजा है, दे दे प्यार तो वो दर्द ये मैं मार सकूं, अब क्या बताऊं मैं था टूटा ही तो इस कदर से, कि अब मैं चाह के भी उसको ना रिहा करूँगा। ऐसा ही कुछ था। अच्छा। तो ये अभी है, पूरा रैप है मेरे पास, ये भी अभी रिलीज करूंगा जल्द ही। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है जो लोग रैप करते हैं उनकी जैसे इसकी वर्डिंग फास्ट होती है, ठीक है। हाँ। और कभी ऐसा हुआ स्टेज पे जैसे कि तुम परफॉर्म कर रहे हो और कभी फंबल हो गया हो? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ऑडियंस वोटिंग करना चालू करती, चढ़ाना चालू करती, अरे उस सिचुएशन में क्या करते हैं? नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है साथ में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नया नया रैप रहता है, आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है और आप स्टेज पर चले जाते हो लाइव परफॉर्म करने, तो हो जाता है कि वर्ड्स फंबल हो जाते हैं। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक अच्छे आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि आप फंबल को हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि फंबल होके आप रुक भी सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर से ट्रैक धो रहा है, कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरा वही मानना है कि आप रुक भी गए, अगर फंबल भी हुआ तो कंटिन्यू करना चाहिए ट्रैक को। लोग के
मन में ये बात तब आएगी कि आप फंबल हुए कि जब उनको पता चला। उनको तो आपका ट्रैक पता नहीं है, तो आपका फंबल आपको पता है, लोगों को लिरिक्स पता नहीं है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सिंगर्स जो रहते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स अवार्ड सेरेमनीज में गाते हैं, यहाँ वहाँ गाते हैं, या फिर कॉन्सर्ट्स में भी गाते हैं, आपने नोटिस किया होगा। उनको इतने सारे गाने तो याद नहीं होंगे बिकॉज लिरिसिस्ट लिखते हैं उनके लिए। सही बात। जब भी वो गाना गाते हैं और वो लिरिक्स भूल जाते हैं, वो माइक तुरंत ऑडियंस की तरफ पहुंचा देते हैं कि सिंग इट अलोंग विद मी, और फिर ऑडियंस की तरफ पहुंचा देते। वो याद करवाने वो इसलिए रहता है बिकॉज वो लाइन भूल जाते हैं खुद, और वो चाहते हैं कि ऑडियंस कंप्लीट कर ले, और ऑडियंस को भी लगता है कि अरे यार ये तो हमें भी इन्वॉल्व कर रहा है। सही बात। तो ये वही बात होती है। हाँ, फंबल होता है और हुट वगैरह भी करते हैं, बट ये वही पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो तुम किसी का रैप सुन रहे हो जाता है यार ये जल्दबाजी में क्या बोल गया। हाँ, यस, है ना। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो कि अरे यार ये तो मैंने गलत बोल दिया और बड़ी प्रॉब्लम में आ गया, ऐसा तो नहीं कुछ जो है कंट्रोवर्शियल हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए? नहीं, अभी तो ट्रेंड चल रहा है कि कंट्रोवर्शियल बोल दो कुछ जानबूझ के, वायरल हो जाओगे इंस्टाग्राम पे। नेगेटिव मार्केटिंग बहुत जोर में चल रही है आजकल तो। बट नहीं, हाँ, अगर ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल मुझे लगता है कि मतलब मैंने अगर गलती से बोल दिया तो आई डू अपोलोजाइज, बिकॉज हाँ, अगर मैं किसी पॉइंट पे मैं अपना स्टैंड दे रहा हूँ और वो किसी को जम नहीं रहा है, मतलब किसी को वो पट नहीं रहा है प्रॉपर से, कि वो फिर उनका ओपिनियन हो गया, मैं मेरे स्टैंड पे खड़ा रहूंगा। बट अगर हाँ ऐसी कोई बात है कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि भाई ये थोड़ा मतलब हटके हो गया, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप हो जाएगा, तो मैं शर्म नहीं आती, मैं अपोलोजाइज कर देता हूँ और फिर हो जाता है। वैसे तो लिखा नहीं है ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल, एक दो बार हुआ था बट वो टैकल हो गया। अच्छा। मैंने एक चीज़ सुनी है कि तुम मिमिक्री भी अच्छी करते हो। अरे कोई ऐसा कैरेक्टर है जो तुमको लगता है कि नहीं यार ये मेरी गले में अच्छे से बैठा हुआ है, इसका कुछ किया जाए? बहुत एक्टर थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, अपने कॉलेज की तरफ से, हमारा होटल मैनेजमेंट का कॉलेज था, तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता था वहाँ पे। तो जितने भी फेस्ट होते थे, इंटर कॉलेज फेस्ट होते थे, कमिंस कॉलेज, MIT कॉलेज, वहाँ पे मैं जाके परफॉर्म करता था। तब कॉलेज की तरफ से मैं एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट जाता था। तब तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तब गला भी अच्छा रहता था। अब गला भी साथ नहीं देता कभी कभी, तो ऋतिक रोशन पसंद है मुझे करना, कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन। वो उनका एक अलग अंदाज रहता था कि हाँ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ ये जादू दूसरे प्लैनेट से आया है माँ इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, आइला। तो ये एक रहता था। रणबीर कपूर मैं ट्राई करता हूँ, बहुत ट्राई करता हूँ। बहुत टफ है वो, बट वो ऐसा है कि मम्मी ये आवाज़ में वो हाय गाइस दिस इज रणबीर कपूर हियर एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल कि मेरी नई मूवी आ रही है, सो प्लीज गो आउट एंड वॉच आउट फॉर इट। ये था। और अमरीश जी मुझे पसंद थे। हो जाएगा। अमरीश जी तो अभी है नहीं, उनकी आवाज़ जैसी शायद ही कोई आवाज़ रही होगी बॉलीवुड में। जो बेस मतलब वो प्यार से भी कुछ बातें कर ले तो ऐसा लगता था कि गुस्से में या फिर चिल्ला के बोल रहे हैं। तो वो ऐसा था कि अरे भाई लाजो, अरे सुना है गांव में नया लौंडा आया है, ओए मेरी बात करवाओ। तो ऐसा था, जब गला अच्छा था तब सब कर लेते थे। बढ़िया। अब नहीं, अब मैंने प्लान किया है कि ये सब मुझे लाना है फिर से। आर्ट पे थोड़ा और आर्ट का ही फॉर्म है। आर्ट का ही फॉर्म है, बिल्कुल आर्ट का ही फॉर्म है। कुछ नया लेटेस्ट लिख रहे हो? यस, लिख रहा हूँ। अभी जो आपको सुनाया थोड़ा वर्स, यस, वो करना है। कोई बहुत दिल के करीब कविता शायरी कुछ हो तो सुनाओ। मेरी ना आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरी एक इमेज बन गई थी। मुझे लगता है आपको भी यही लगा रहेगा कि जब मैं शायरी या फिर गज़लें पढ़ता था ओपन माइक में जाके या फिर कोई भी शोज़ में, तो वो एक दिल टूटा आशिक रहता है ना, जो दिल टूटने के बाद शायरी लिखता है, वो मेरी गज़लों में से ऐसा लगता था लोगों की, यार कि इसके गज़लें में वही बातें रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे टॉपिक पे भी लिखना स्टार्ट करूँ। फिर मुनव्वर राना जी को बहुत सुनता था मैं। उनकी खासियत थी कि उन्होंने जिस तरह माँ पे लिखा है वैसा शायद ही किसी शायर ने लिखा होगा। तो उनसे ही सीख के मैंने भी सोचा कि माँ पे कुछ लिखूँ। ऐसे ही एक
यूएस में था तब की बात है, तब तो बहुत लिखता था बिकॉज कुछ था भी नहीं करने को, काम था, घर था, बस 14-14 घंटे शिफ्ट होती थी। तो एक लाइन बस ऐसे याद आ गई थी कि न खुदा जहन में था न दुआ याद आई, न खुदा जहन में था न दुआ याद न आई। खुदा जहन में था न दुआ याद आई, मुझे हर बात पे सिर्फ माँ याद आई। वाह वाह। ये एक था। और एक मतलब एक शेर ऐसा था कि आंखों में भी नींद भारी रहती है और फिर उस पे दुनियादारी रहती है। हाँ। कि आंखों में भी नींद भारी रहती है और फिर उस पर दुनियादारी रहती है, ठुकरा देती है वो सारे सपनों को, माँ पर घर की जिम्मेदारी रहती है। बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि अब मैं वो जो एक इमेज बन चुकी है उससे छोड़ के, उससे थोड़ा हट के। यस, तो अभी लिख रहा हूँ। कोशिश जारी है कि जितना हो सके उतना मैं अपना ऑनेस्ट आर्ट प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने। और मुझे ये नहीं है कि लाइक्स के लिए या व्यूज़ के लिए, आप देखते रहेंगे कि मेरा पेज भी है द जोकर हु राइट्स पे, बट मैं उस पर ज़्यादा मुझे जो पीसेस पसंद है वहाँ पे इंग्लिश पोस्ट करता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये वीडियो गज़ल वज़ल की पोस्ट क्यों नहीं करते। मैं बोला मैं ये सब फेम के लिए नहीं करना है, मुझे इसलिए करना है। पहली बात तो कि मैं, मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, आप हो गए, दिशा मैम हो गई, विवेक भैया हो गए, अपनी कम्युनिटी छोड़ के भी पोएट्स ऑफ पुणे, इनमें से बाकी सब भी जो आर्टिस्ट आते हैं अच्छे अच्छे लिखने वाले, उनसे इंस्पायर होता हूँ मैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये मोटिवेट करते, ये पुश देते कि यार ये इतना अच्छा लिख रहे हैं, तू भी ट्राई कर, तू भी ट्राई कर। तो मुझे फेम के लिए नहीं, मुझे बस एक ये रहता है कि यस मेरा आर्ट रिफाइन होते जा रहा है। आप मानोगे नहीं, 2018 में मैं जिस तरह स्टार्ट किया था, जब मैंने लिखना 2017 में व्हाट्सएप के शायरी होते हैं ना, वैसे 1 लाइनर 2 लाइनर वैसे होते थे, बट वो भी एक स्टार्ट था, वो भी जरूरी था अभी के लिए। स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से आदमी करते ही है, और फिर धीरे धीरे अपने आप जगह आप लगे रहते तो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। यस, कि आपको गलतियां समझ में आती, कहाँ गलतियां हो रही हैं, है ना, उनको सुधारने की कोशिश करते। तो अभी वही जितने भी मतलब नए आर्टिस्ट जो लिख रहे हैं गज़लें, जिनको समझनी है, जो नज़में लिख रहे हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि लिखते रहिए, फेम के पीछे मत जाओ। फिलहाल तो इंस्टाग्राम ने एक बहुत बुरी आपकी मेंटालिटी बना रखी है। हाँ, कि अगर मुझे इतने लाइक्स मिले और इतने व्यूज़ मिले तो मेरी रील हिट हो गई, मेरा ये हिट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत से इंस्टाग्राम के शायर हैं जिनकी लिखाई आप देखोगे तो उतनी खास नहीं है, वो इसीलिए फेमस हुए बिकॉज उनकी रील चली है। बहुत से मेरे साथ ऐसे खुद के दोस्त शायर इतने लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम पे हार्डली 300 या 400 फॉलोअर्स हो गए, 500 ज़्यादा से ज़्यादा, बट उनकी लिखाई अगर आप देखोगे और उनका जो एक्सपीरियंस है लिखने का, 4-4 5-5 साल से लिख रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते कि मैं इंस्टाग्राम के लिए लिखूंगा। वो लोग लिख रहे हैं अपना आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आर्ट को और रिफाइन बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। सही बात। कोई और रैप हो जाए? रैप तो अभी रैप और कोई लिखा ही नहीं ज़्यादा फिलहाल तो। हाँ, यही अभी तो मैं अपना इस पे गज़ल पे फोकस कर रहा हूँ, गज़लों पे। हाँ, गज़लों पे फोकस चल रहा है फिलहाल तो, और यही चलते रहता है, जो मन में आया लिखता हूँ। कभी मुझे कविताएं लिखनी है अभी। अच्छा। हाँ, एक स्टोरी टेलिंग मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है, स्टोरी टेलिंग। अपने भी बहुत सारे ओपन माइक्स पे कई अच्छे अच्छे स्टोरी टेलर्स को सुना है मैंने। बहुत लोग आगे भी जा रहे हैं ओपन माइक से ही। सही बात। वो मज़ा रहता है स्टोरी टेलिंग में, मतलब आपको बांधे रखना पड़ता है ऑडियंस को। यस, और वो लिंक रहती है ना, आपको 5-6 मिनट्स का सेट मिलता है। उस 5-6 मिनट्स के सेट में आप ऐसी स्टोरी बता रहे हो कि 5 से 6 मिनट आपसे आंखें नहीं हटे। सही बात। और आपके कानों में वो वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, और वो जो लिंक बनती है ना, वो मुझे ट्राई करना है एक बार। तुम्हारे जो नए बच्चे हैं, यंग बच्चे, बहुत यंग, जो इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, चाहे पोइट्री हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी हो, या रैप करना हो, उसके लिए कुछ इनको सजेस्ट करोगे? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि आर्ट फॉर्म आपका कोई भी हो, आर्ट फॉर्म में कोई भी आर्ट फॉर्म आपको अगर पसंद भी हो, तो उस आर्ट फॉर्म में इसलिए एंटर मत कीजिए कि मुझे कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊंगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत से अभी ऐसे फोरम्स चल चुके हैं जो यही से ऊपर आए हैं,
मिलियंस में लाइक मिलते हैं, मिलियंस में व्यूज रहते हैं उनके, तो लोगों को लगता है ये मैं भी करता हूँ, वो इसलिए लिखना शुरू करते हैं। आप इसलिए मत लिखना शुरू कीजिए, आप लिखना इसलिए शुरू कीजिए बिकॉज आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको आपकी बात लोगों तक पहुंचानी है, बट इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो वो पोएट्री, रैप, नज्म, गजल, जो भी आपका मतलब जॉनर हो, उसको सिलेक्ट कीजिए। और मैं ये एक भी बात बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें, बहुत ज़रूरी। आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप 2-3 महीना लिखोगे, फिर आप पेन रख दोगे नीचे, फिर बोलोगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा, बिकॉज आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा। आपको ढूंढना पड़ेगा, मोटिवेशन बहुत है आसपास के, आपके खुद के दोस्त लिखते रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। सही बात। तो लिखने का मतलब मेन आपका फोकस यही रहना चाहिए कि मैं मेरे आर्ट फॉर्म को रिफाइन कैसे करूं। लाइक्स, व्यूज वो तो आते रहेगा, और पैसे की तो मैं बात करूंगा भी नहीं अभी। बहुत से लोग हैं जो बहुत सालों से लिख रहे हैं और पैसा तो है ही नहीं, मतलब ज़्यादा कोई। और यूएस में इसका कितना क्रेज है? तुम रहे हो यूएस में? ये कल्चर आपको मैं फन फैक्ट बताऊंगा, ओपन माइक का जो कल्चर है वो स्टार्ट यूएस से हुआ था। हाँ, ये तो मुझे पता है। यस, सो ओपन माइक बेसिकली खुल के बोलो, अपनी बात रखो, वही रहता है। जरूरी नहीं है मीटर में हो, जरूरी नहीं है शायरी हो, बिल्कुल नहीं है। आप ओपन माइक इज देयर टू express yourself, to put down your thoughts on a paper and present it in front of like minded people. अभी क्या है, बहुत से ऐसे होते हैं जो आना चाहते हैं, सोचते हैं अरे यार तो शायरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ओपन माइक का मतलब ये होता है कि आप आके खुल के कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल अवॉइड करिए, लेकिन बोलना चाहें, जरूरी नहीं शायरी हो, कविता हो, आपको जो आता है वो करिए, है ना? यही है मतलब। बिल्कुल सही। ओपन माइक और जो आर्टिस्ट अपना सेट, अपना शो खुद के लिए बना रहे हैं, अभी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये जितने भी हम बड़े बड़े कॉमेडियंस देखते हैं आज, ये सब पहले ओपन माइक में परफॉर्म करते थे, अपना पीस वहाँ पे परफॉर्म करते थे, देखते थे ऑडियंस से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कौन सी पंच लाइन मेरी वर्क कर रही है, कौन से मीटर में मैं बात करूँ, फिर जाके उनका फाइनल सेट बनता था जिसपे टिकटें लगती थी जो लोग खरीदते हैं। तो ओपन माइक इसीलिए होता है कि यू गो आउट एंड ट्राई योरसेल्फ, ट्राई करना चाहिए। और हम यही सोचते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जज करते हैं हमको कि ये बहर में नहीं लिख रहा है, ये मीटर में नहीं लिख रहा है, इसमें जज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई ना कहीं से स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली। और ओपन माइक ऐसी चीज़ है जहाँ पे नए बच्चे बिल्कुल आना चाहते हैं। अभी हमने जो ओपन माइक किया है पीओपी में, उसमें बिल्कुल नए बच्चे, 90% नए पीपल, नए और लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा या फंबल कर रहे, फंबल भी नहीं कर रहे थे, बहुत बढ़िया किया। तो ये एक ऐसी कला है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर राइटर, कवि, राइटर जो भी हैं, लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, लिखते रहिए और ओपन माइक्स में जाते रहिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पब्लिक फेयर निकलता है, बोलने की कला आती है, तो ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। देखो कैसा है, जब साथ में पॉडकास्ट में बैठो तो ऐसा लगता है कि बात करते जाओ है कि नहीं? तो वक्त ऐसा है कि अब हमें थोड़ा सा इस पे हम फिर से एक नया पॉडकास्ट करेंगे, ज़रूर। एक नए टॉपिक के साथ करेंगे ज़रूर। और अपने, अगर तुमको कोई सुनना चाहे तो कैसे सुनेगा? तुमने तो कभी सोशल मीडिया पे तो कुछ डाला नहीं ऐसा? वो एक मेरी तरफ से छोटी सी गलती हुई है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि वार्तालाप हमारा रैप स्पॉटिफाई पे आ रहा है, ऐसे ही अब मैं स्टार्ट करूँगा। आपको अगर मेरी राइटिंग्स पढ़नी है, इंग्लिश में भी लिखता हूँ अच्छा खासा, कोशिश करता हूँ। द जोकर हु राइट्स, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, द फेलिसिटस जोकर। मैं वहाँ पे अब पोस्टिंग स्टार्ट करूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, बट इसलिए कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। सोशल मीडिया ये भी बहुत एक अभी इम्पोर्टेंट जरिया है। यस, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे लोग आपको सुन पा रहे हैं, आपकी कला को देख पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? बिल्कुल है ना? और अब इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ, इसका समापन करता हूँ। और शुभम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आए तुम, अच्छी बातें करी, रैप गाए तुमने और शायरियाँ करी, अच्छी बातें करके बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट किया। दोस्तों, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं और आपने वाकई में कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम टीम, हमारी सोशल मीडिया टीम आपसे कनेक्ट कर सकती है। आप सांवले शब्द के पेज पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको जो है कॉल करेगी, कनेक्ट करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, एक बार फिर। सांवले शब्द के बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो बोल दो। सांवले शब्द के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जिस तरह से इनका सपोर्ट रहा है पूरी कम्युनिटी में, पोएट्स की कम्युनिटी में, ये खुद भी लिखते हैं और इनका जो मतलब
ये बैकबोन की तरह रहते हैं।